हेलो गुड मॉर्निंग फॉक्स। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम देख रहे थे घटनासार हाफ ईयरली 2026 को। तो उसमें अब हम आर्थिक घटनाक्रम वाला जो सेगमेंट है वो कवर कर लेते हैं। इसके बाद आपका सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन बचेगा, वो हम जल्दी ही शाम तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2026 को लोगो और शुभंकर जारी किया किसने? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। नवीन रूप से लॉन्च किया गया यह लोगो डेटा फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए डेटा की थीम पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार सांख्यिकी भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को समर्थन देती है। हालांकि ये उतना आपके मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना कुछ काम का है नहीं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें कि ये लोगो जो नया आया है इसमें क्या है, तो एक तो अशोक चक्र है, सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। मध्य में स्थित रुपए का चिन्ह आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है। तो कुल मिला के ये जो नया डेटा आया है, ठीक है, ये आ गया है नया लोगो। उसके अलावा ये शुभंकर हो गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता, स्थायित्व, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर सांख्यिकी प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये हो गया लोगो आपका। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया शुभंकर, जिसका नाम क्या है? सांख्यिकी। तो इतना याद रखिएगा कि भाई सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना शुभंकर जारी किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है कि आधिकारिक रूप से भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। तो यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में आपने देखना है कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कौन है? अभी भारत है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया कि नीति आयोग की सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि भारत की जो नाममात्र जीडीपी है यानी नॉमिनल जीडीपी, ये 4.18 ट्रिलियन डॉलर यानी 4187.17 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद भारत ने जापान की कितनी है? 4186.431 अरब डॉलर, यानी नॉर्मल सा ही अंतर है, लेकिन भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान कब्जा कर लिया और जापान अभी 5वें पर पहुंच गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है। अगर हम आगामी 3 वर्षों की बात करें, आप यहाँ पर 3 या 5, ठीक है, कहीं पर बताया गया है भाई 2028 तक और कहीं है 2030 तक। अगर आप डीडी नेशनल की रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2030 तक भारत जर्मनी को पिछाड़ते हुए 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। तो 2028 भी है और 2030 भी है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई दुनिया की जो 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था हैं वो कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर है अमेरिका, इसकी कितनी है? 30.51 ट्रिलियन डॉलर है। चीन की है 19.23 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी की 4.74, भारत की 4.187 ट्रिलियन डॉलर और जापान की है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि जब यूके पीसीएस का पेपर हुआ था 2025 का, तो वहाँ पर ऐसे डेटा पूछ लिया था कि भाई भारत की कितनी है। ठीक है, वहाँ पर 4.186 भी था, 187 भी था। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत की जो जीडीपी है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें डॉलर में, ठीक है, तो अमेरिका है 90,510 डॉलर में, 13,230 डॉलर चाइना की है प्रति व्यक्ति आय, जर्मनी की 50,510 प्रति व्यक्ति आय डॉलर। ठीक है, 2,910 डॉलर प्रति व्यक्ति आय ये भारत की है। और जापान की कितनी है? 33,940 डॉलर प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, अगर हम ऑर्डर सेट करें तो नंबर 1 पर आ जाएगा अमेरिका, आ जाएगा नंबर 2 पर जर्मनी, नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर चाइना और नंबर 5 पर आ जाएगा भारत। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति डॉलर के हिसाब से अगर हम देखेंगे कौन से देश शीर्ष पर है, नंबर 1 पर अमेरिका है 90,510। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका जर्मनी, फिर आएगा जापान, फिर आएगा चाइना और उसके बाद भारत 2,910 प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, 2,910 डॉलर प्रति व्यक्ति आए। अगला टॉपिक क्या है कि भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा किया है। तो ये लगभग 100% ही मान सकते हैं, वैसे 99.2 ठीक है अपने में ही बहुत है। तो कुल मिला के पीआईबी ने डेटा दिया है कि भारत ने जो है ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, यानी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवे का वो 99.2% हो चुका है। और आगे बताया कि भाई रेल विद्युतीकरण, ठीक है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत यूके में अभी 39% है, रूस में 52% और चाइना में 82% है। इन देशों से आगे निकल गया है। तो अगर आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, रेलवे परिवहन से लेके, तो आप यहाँ पर भी इसको कोट कर सकते हैं। फिर आगे क्या है
कि भारत ने 14 रेलवे जो अभी भारत में टोटल 19 रेलवे जोन है, उसमें से जो 14 रेलवे जोन है उन्होंने 100% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। फिर यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत अपने एनडीसी लक्ष्यों को कैसे पूरा कर रहा है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन कैसे कम कर रहा है, तो ये बता सकते हो कि भारत में जो रेल परिवहन अब सड़क परिवहन की तुलना में 89% ये जो CO2 है उत्सर्जित करता है, ठीक है। यानी जो रेल परिवहन है वो रेल परिवहन अब सड़क परिवहन की तुलना में 89% CO2 उत्सर्जित करता है। सड़क से 1 टन माल को 1 किलोमीटर दूरी पर ले जाने पर 101 ग्राम CO2 उत्पन्न होता है, जबकि जब आप ट्रेन से ले जाओगे तो 11.5 ग्राम तक ये सीमित रहता है। यानी सड़क से माल ले जाना क्या होगा आपके लिए, मतलब उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा, ठीक है, जबकि रेलवे से कम होगा। तो ये बात है, यहाँ पर आप इसको कोट कर पाओगे। आगे है ये जो फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स 2025 है, इसमें एलन मस्क की संपत्ति 700 अरब डॉलर के पार हो गई है। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि अभी दुनिया के पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी जो संपत्ति है वो 700 अरब डॉलर को पार कर गई है, तो वो हो जाएंगे एलन मस्क। अगर हम टोटल नेटवर्थ की बात करें तो कितनी है, 749 अरब डॉलर पहुंच गई है, ठीक है, नेटवर्थ है इतनी। फिर आगे इसमें इतना कुछ खास है नहीं कि कितना उनका शेयर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है कि जोमेटो के संस्थापक है दीपिंदर गोयल, भारत के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी हैं। हुरून रिचलिस्ट 2025 ने एक बार फिर भारत के तेजी से बदलते स्टार्टअप और कारोबारी इकोसिस्टम को उजागर किया है। और इस वर्ष जो इटर्नल, जिसका पहले नाम क्या था, जोमेटो था, इसके संस्थापक और CEO दीपेंद्र गोयल भारत के शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी बनकर उभरे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सूची में शामिल इंटरग्लोब एविएशन के संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने टॉप 3 में मजबूत प्रवेश सुनिश्चित किया है। तो नंबर 2 पर कौन है, नंबर 1 पर तो दीपिंदर गोयल हो गए, नंबर 2 पर है राधा किशन दमानी, ठीक है, और नंबर 3 पर इनका नाम यहाँ पर है राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। आगे पहुँचते हैं कि ये जो भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता है ये कितनी, 5.05 लाख मेगावाट पहुँच गई है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2025 तक का डेटा है, इसमें बताया गया है कि देश की जो कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है वो 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितनी पहुंची है। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता है ये कितनी हो गई है, 2,59,423 मेगावाट, और जो जीवाश्म आधारित क्षमता है 2,45,600 मेगावाट से अधिक हो गई है। यानी गैर जीवाश्म, ठीक है, तो जैसे सोलर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उससे हम ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर रहे हैं बजाय कोयला वगैरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है इसमें नवीकरणीय स्रोतों से 2,50,643 मेगावाट शामिल है, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में मजबूत प्रगति का संकेतक है। तो भारत का जो टारगेट है कि भाई हमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करनी है, ये भारत का टारगेट है, याद रखिएगा, कब तक, 2030 तक। इस क्षेत्र में जो विदेशी निवेश है उसको भी बढ़ावा दिया गया है। अभी 100% FDI की अनुमति इसमें शामिल है। भारत ने जून 2025 में गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित क्षमता का लक्ष्य अपने पेरिस समझौते के NDC लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो 2025 में प्राप्त कर लिया, यानी 5 वर्ष पहले। तो भारत को 2030 में प्राप्त करना था, लेकिन भारत ने क्या किया है, 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया भाई 31 अक्टूबर 2025 तक स्थापित क्षमता की झलक। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता की बात करें, यानी कोयला वगैरह से, ठीक है, तो कितनी क्षमता है, 48.6, टोटल 48.6 है। जबकि गैर जीवाश्म क्षमता, जिसमें क्या क्या आ जाता है, सौर ऊर्जा आएगी, पवन ऊर्जा आएगी, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, इससे हम 51.37 मेगावाट या 51.3% हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो कि भाई हम गैर जीवाश्म क्षमता, मतलब गैर जीवाश्म जो है, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो है हमारी वो ज़्यादा हो गई है जीवाश्म आधारित क्षमता से, ठीक है। फिर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल का भारत में 67.5 अरब डॉलर का निवेश प्रस्ताव आया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो दुनिया की जो 3 दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनियां हैं कौन है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है। इन्होंने भारत में 67.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अब यहाँ इन्होंने निवेश लिख दिया है, ये गलत है, निवेश होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भारत में AI के बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में सहयोग के लिए 17.5 अरब डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट कितना करेगी, 17.5 अरब डॉलर का करेगी। किसमें करेगी, जो AI है, ठीक है, AI के बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में सहयोग के लिए। फिर ये घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद की गई, ठीक है।
फिर माइक्रोसॉफ्ट के निवेश का बड़ा हिस्सा भारत की क्लाउड और एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने में लगाया जाएगा। इसका प्रमुख केंद्र इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन हैदराबाद बनेगा। जो प्रमुख केंद्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? हैदराबाद, जो भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर रीजन है। तो ये भी आपको बता देना है कि भारत में जो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर रीजन है वो कहाँ है? ये हैदराबाद में है, जिसका संचालन 2026 तक हो जाएगा। फिर भारत में तेजी से बढ़ते एआई बाजार को देखते हुए अमेजन ने कहा है हम भी करेंगे निवेश। तो 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है अमेजन। ठीक है, अमेजन के इमर्जिंग मार्केट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने कहा है कि हम अगले 5 वर्षों में कितने 40 लाख सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखती है। यानी जो अमेजन है ये क्या करेगी कि भाई अगले 5 वर्षों में जो 40 लाख सरकारी स्कूल बच्चे हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। गूगल ने विशाखापत्तनम विजाग में एक अत्याधुनिक एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी, ऐसा बोला है गूगल ने। कहाँ बनाएगी ये जो अत्याधुनिक एआई हब है? ये कौन बना रहा है? गूगल बना रहा है। कहाँ बना रहा है? विजाग विशाखापत्तनम में। अदानी कनेक्ट, ठीक है, और एयरटेल के साथ साझेदारी में गूगल भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस बनाएगा, जो स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा और एक आधुनिक समुद्री केबल नेटवर्क से जुड़ा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस ये कौन बना रहा है? ये गूगल बना रहा है। इसमें सहयोग किसका है? तो अदानी का और एयरटेल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भाई भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस है, बना कौन रहा है? गूगल। सहयोग किसका है? अदानी और एयरटेल का। फिर अगला देख लेते हैं, ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम का नाम क्या है? कैमिकारा। अब इससे ज़्यादा आप क्या ही जानोगी, काहे से बनी है, इससे क्या करोगे? बना तो नहीं लोगे घर में। तो इतना ध्यान रखो भाई, कैमिकारा जो है ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम है, और यह रम पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित है। किसने बनाया इसको? पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, कैमिकारा याद रखिएगा। फिर अगला है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025। तो कुल मिला के डेटा आया है, ठीक है, उसमें हम आगे डेटा देखते हैं। यहाँ पर है कि भाई दूध, अंडा, मांस और ऊन का उत्पादन 2024-25, ये डेटा बताएगा कौन से राज्य शीर्ष पर है, कितनी उपलब्धता है, वो हम देखेंगे। तो इसमें हम दूध उत्पादन की पहले बात करते हैं। तो देश में 2024-25 के दौरान कुल दूध उत्पादन कितना है? 247.87 मिलियन टन। ठीक है, जो 2024-25 के दौरान कितना है? 247.87 मिलियन टन है दूध उत्पादन। फिर अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 2014-15 में 319 ग्राम प्रतिदिन थी, अभी 2024-25 में 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, ये याद रखिएगा। फिर जो शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट हैं भारत के, वो कौन से हैं? नंबर 1 पर आ जाता है उत्तर प्रदेश 15.66%, राजस्थान 14.82%, मध्य प्रदेश 9.12%, गुजरात 7.78% और उसके बाद महाराष्ट्र। तो कुल मिला के जो 5 दूध उत्पादक राज्य हैं शीर्ष भारत के, वो कौन से हैं? नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और नंबर 5 पर आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, फिर दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। फिर अगर हम एग प्रोडक्शन की बात करें यानी अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें तो अंडा उत्पादन में भारत अगर विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर भाई अनुमानित प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता 2014-15 में कितनी थी? 62 अंडे प्रतिवर्ष, मतलब एक आदमी जो है वो 62 अंडे प्रतिवर्ष खा सकता था। अभी 2024-25 में कितनी हो गई है? 106 अंडे प्रतिवर्ष हो जाएगी, ये इसमें बताया गया है। तो अभी 2024-25 में एक आदमी 106 अंडे प्रतिवर्ष खा सकता है। ठीक है, कुल अंडा उत्पादन में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? आंध्र प्रदेश का। यानी अंडा उत्पादन में जो भारत का शीर्ष राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन आ जाएगा? तमिलनाडु। नंबर 3 पर आ जाएगा तेलंगाना, नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल और नंबर 5 पर कर्नाटक। तो अंडा उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य कौन है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 है कर्नाटक। फिर अगर हम मांस उत्पादन की बात करते हैं तो भारत का जो वैश्विक स्थान है मांस उत्पादन में ये चौथा है। ठीक है, और अगर हम अनुमानित बात करें कि भाई मांस उत्पादन 2024-25 में कितना है तो 10.50 मिलियन टन अनुमानित है। ये कतई नहीं पूछा जाएगा तो ये कि भाई कहाँ, ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्य हैं भारत के, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मांस उत्पादन होता है वो कहाँ? पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पर,
उसके बाद है उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, महाराष्ट्र नंबर 3 पर, ठीक है, तेलंगाना नंबर 4, सॉरी, आंध्र प्रदेश नंबर 4 पर और तेलंगाना नंबर 5 पर। तो ये हो जाएगा शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्य की बात करें, नंबर 1 पर कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 आंध्र प्रदेश और नंबर 5 है तेलंगाना। फिर अगर हम ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ इतना देख लो कि जो कुल ऊन उत्पादन है इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन होता है वो भारत के किस राज्य में होता है? तो वो होता है राजस्थान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में होता है, फिर गुजरात में होता है नंबर 3, नंबर 4 महाराष्ट्र, ठीक है, और नंबर 5 पर हिमाचल प्रदेश। रिवाइज करते हैं, कुल ऊन उत्पादन में भारत के जो शीर्ष 5 राज्य हैं, नंबर 1 पर राजस्थान, 2 पर जम्मू कश्मीर, 3 गुजरात, 4 महाराष्ट्र और 5 है हिमाचल प्रदेश। तो यही इसमें आंकड़ा दिया हुआ था, इतना ही आपको ध्यान रखना था। बाकी हम आगे चलते हैं कि गूगल पे ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इतना ध्यान रखो कि भाई पहले वन लाइनर फॉर्म में देख लो, भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो गूगल पे ने लॉन्च किया है अपना पहला क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो गूगल ने अपना पहला ऐतिहासिक क्रेडिट कार्ड दुनिया में पहली बार कहाँ? भारत में लॉन्च किया है 17 दिसंबर 2025 को। यह कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में और रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया है, ठीक है। वो आप देखते हो ना, रुपे या मास्टर कार्ड वगैरह, तो रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया और साझेदारी किसके साथ हुई है? तो ये गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। बस इतना ध्यान रखो। बाकी यहाँ पर ये है कि रुपे और यूपीआई दोनों का संचालन कौन करता है? एनपीसीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा बेसिक सा मतलब बेसिक इन्फो थोड़ी दी हुई है। बाकी इतना ध्यान रखना कि भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है गूगल पे ने, ठीक है। किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है और रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया है। फिर है यूपीआई को आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। तो पहले यहाँ वन लाइनर फॉर्म में देखो कि आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसको माना है? तो ये यूपीआई को, ठीक है, यूपीआई जो आप आए दिन करते हो। तो यहाँ पर बताया गया है, एक आई है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट ये आई है और इसको निकाला किसने है? आईएमएफ निकाला है। तो इसमें बताया कि भाई ये जो यूपीआई है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ये इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में। यहाँ पर देख लेते हैं, यूपीआई की ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 49% हिस्सेदारी है। और फिर यूपीआई एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई ने आरबीआई के निर्देशन में विकसित किया है। तो यूपीआई को विकसित किसने किया है? एनपीसीआई ने विकसित किया है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये लॉन्च कब हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था यूपीआई, ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर शीर्ष देश रियल टाइम जो लेन देन है, तो अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा लेन देन होता है, ठीक है, 119.3 अरब। उसके बाद ब्राज़ील में होता है 37.4, थाईलैंड में होता है 20.4। तो इतना बस ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो लेन देन होता है भारत के यूपीआई से, ठीक है, कितना? 129.3 अरब होता है। फिर आगे देख लेते हैं, ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं कि भारत ने डिजिटल भुगतान अपनाने में विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि भाई कितना भुगतान हो रहा है? लेन देन 129.3 अरब लेन देन हो रहा है, ठीक है, यूपीआई के थ्रू। और ब्राज़ील में जो ब्राज़ील का है वहाँ पर 37.4 हो रहा है लेन देन। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, ये सारे आंकड़े हैं। फिर आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की मंजूरी दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस, मतलब वो पहले पेमेंट बैंक था, अब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदला जा रहा है, तो इसकी मंजूरी आरबीआई ने दी है। ये कौन सा बैंक है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक है, ठीक है। पहले ये पेमेंट बैंक था, अब इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक की मंजूरी दे दी है, किसने? आरबीआई ने। तो ये हो गया। तो फिनो पहला पेमेंट बैंक है जिसे यह अनुमति मिली है, ठीक है, ये पहला पेमेंट बैंक है जिसे अनुमति मिली है। अब यहाँ पर बताया गया है भाई पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बनाए गए बैंक हैं जिन पर कई प्रतिबंध होते हैं। तो ये जो पेमेंट बैंक है इन पर कई प्रतिबंध होते हैं, जैसे ये प्रति ग्राहक रुपए 2 लाख से अधिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें 2 लाख से अधिक ये जमा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऋण लोन नहीं दे सकते हैं। जब ये ऋण लोन नहीं दे सकते इसका मतलब ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदेशी मुद्रा लेन देन की अनुमति भी नहीं होती है। उसके अलावा केवल डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट सेवाएं, बिल भुगतान जैसे आप रिचार्ज है, डीटीएच का रिचार्ज है, मेट्रो कार्ड है, एटीएम कार्ड,
फंड ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डेबिट कार्ड तो जारी कर सकता है पेमेंट बैंक, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ऋण या लोन ये नहीं दे सकते हैं। प्रति ग्राहक मतलब आप अपने अकाउंट में अगर पेमेंट बैंक खुला है तो आप उसमें सिर्फ 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। विदेशी मुद्रा लेन देन की भी अनुमति नहीं होती। बाकी जो नॉर्मल है, जैसे डिजिटल बैंकिंग हो गया, पेमेंट सेवाएं हो गई, रिचार्ज वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन जब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो ये पूर्ण सेवा बैंक होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है ये जो छोटे और सीमांत किसान हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग यानी एमएसएमई, असंगठित क्षेत्र के उद्यम को बैंकिंग और क्रेडिट पहुंच उपलब्ध कराना है। ठीक है, इनकी क्षमताओं में किसी भी राशि की जमा को स्वीकार करना। तो यहाँ पर नॉर्मल सा अंतर हो जाएगा कि भाई पेमेंट बैंक में एक लिमिट है कि 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें कहा है किसी भी राशि, मतलब कितनी भी राशि को इसमें जमा कर सकते हो। और यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो पेमेंट बैंक है ये ऋण या लोन नहीं दे सकते, मतलब क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये लोन और क्रेडिट भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना तथा 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य होता है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इन पे एक थोड़ी सी मतलब एक कंडीशन लगाई जाती है कि भाई आपको 25% शाखाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर क्या है। ठीक, अगला है जापान ने JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। ठीक है, तो JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये बात किसने की है? जापान ने की है। तो बस इतना ध्यान रखो कि भाई दुनिया का पहला येन पेड स्टेबल कॉइन जिसका नाम क्या है? JPYC, किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। JPYC क्या है? एक ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है, यानी ऐसा डिजिटल टोकन जो एक जापानी येन एक JPYC की स्थिर दर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, ये ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है JPYC, और किसने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर है RBI ने SBI, HDFC और ICICI बैंक को DSIB दर्जा बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा भाई, DSIB मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2025 को कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, HDFC और ICICI बैंक जो है ये DSIB का दर्जा इन्हें मिला हुआ है। इन बैंकों को अर्थव्यवस्था के लिए टू बिग टू फेल माना जाता है, क्योंकि इनके असफल होने से पूरी बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो किन बैंकों को DSIB का दर्जा मिला हुआ है RBI की तरफ से, तो SBI को, HDFC को और ICICI बैंक को। ठीक है, DSIB ढांचा जो है पहली बार कब आया था? 2014 में लागू हुआ था, और 2023 में इसमें संशोधन हुआ था। बाकी इसमें जानने की जरूरत है नहीं। अगला क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB को फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा, किसके द्वारा? द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में, एक कैटेगरी है भाई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया का सम्मान दिया गया है। किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड उसके फिजिटल बैंकिंग मॉडल का विस्तार। ठीक है, फिजिटल, ये जो डिजिटल होगा, ये डिजिटल बैंकिंग मॉडल का विस्तार, मजबूत ग्राहक सहायता और पहुंच तथा छोटे व्यवसायों के लिए स्मार्ट OD सुविधा के लिए दिया गया है। स्मार्ट OD मतलब ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर आगे क्या है? UPI लेन देन तीव्रता में तेलंगाना शीर्ष पर है। ये ध्यान रखिएगा भाई, सितंबर 2025 में RBI द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति UPI लेन देन तीव्रता के मामले में तेलंगाना भारत में सबसे आगे है। उसके बाद कर्नाटक, यानी UPI लेन देन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तेलंगाना में हो रहा है। उसके बाद कर्नाटक में हो रहा है, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र का स्थान है। भुगतान प्लेटफॉर्म के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? फ़ोन पे। ठीक है, 58%। उसके अलावा जो 53% लोग जो हैं वो UPI लेन देन में अग्रणी है। मतलब जो UPI ऐप के थ्रू कर रहे हैं वो 53%, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो फ़ोन पे है 58%। और जो UPI लेन देन है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ है? वो तेलंगाना में हुआ है। अगला है भारत और एशियन बैंक के बीच $800 मिलियन के 3 समझौते हुए। किसके बीच में? भारत और एशियन बैंक के बीच में। कितना? $800 मिलियन का। ठीक है, तो भारत और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच 29 नवंबर 2025 को $800 मिलियन से अधिक के ऋण और $1 मिलियन के अनुदान सहित 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में सतत विकास को गति देना, यानी इन 4 राज्यों में सतत विकास को गति देना है। अब भाई इन्होंने महाराष्ट्र को कितना दिया है? महाराष्ट्र को $500 मिलियन का ऋण दिया है। क्यों?
कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए, ठीक है, कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए $500 मिलियन का ऋण मिला है। मध्य प्रदेश के लिए लगभग 190.6 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। फिर गुजरात को मिला है 109.97 मिलियन डॉलर का सहयोग। असम में $1 मिलियन का अनुदान वेटलैंड के पुनर्जीवन, 4000 हेक्टेयर मत्स्य क्षेत्रों के सुधार, आदिवासी के लिए दिया गया है। तो कुल मिला के, ठीक है, ये आपने देखा कि $800 मिलियन का ये ऋण दिया गया है। और ये जो ऋण दिया गया है वो 3 राज्यों को दिया गया है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और गुजरात को। लेकिन जो यहाँ पर है बात की गई है कि $1 मिलियन का अनुदान भी है। मतलब $800 मिलियन का ऋण तो मिला ही है, उसके साथ ही $1 मिलियन का अनुदान भी है। ये जो अनुदान है वो किसको मिला है? ये मिला है असम को, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगला है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, यानी पारवा, ठीक है। ये जो पारवा है इसकी शुरुआत किसने की है? सेबी ने शुरू की है। तो याद रखिएगा, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत किसने की है? सेबी द्वारा। और क्यों की है? तो पारदर्शिता में सुधार के लिए। यह एक नया सत्यापन तंत्र है, यानी वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसे विनियमित बाजार मध्यस्थों द्वारा किए गए पिछले प्रदर्शन के दावों को प्रमाणित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो पिछले प्रदर्शन के दावे हैं उनका जो है उनको वेरीफाई किया जाएगा। पारवा को एनएसई, ठीक है, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से केयर रेटिंग्स द्वारा पायलट आधार पर संचालित किया गया था। तो कुल मिला के इतना ही है, बाकी आगे देखते हैं। फिर है केंद्र सरकार ने कोयला आवंटन से जुड़ी कोल सेतु विंडो को मंजूरी दी है। तो ये जो कोल सेतु विंडो है ये क्यों है? तो कोयला आवंटन से जुड़ी मंजूरी लेने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने कोयला आवंटन प्रणाली का अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और लचीला बनाने के उद्देश्य से कोल सेतु विंडो को 10 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। क्या करना भाई, जो कोयला आवंटन प्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, ठीक है, निष्पक्षता और उसे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है उसके अंदर, इसलिए ये कोल सेतु विंडो को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर यहाँ बताया गया, ये जो कोल सेतु विंडो है इसके द्वारा कोई भी घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता नीलामी में भाग लेकर कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई भी जो घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता है नीलामी में भाग लेगा और कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकता है। हालांकि जो ट्रेडर्स हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे और कोकिंग कोयला भी इसमें शामिल नहीं रहेगा। तो कुल मिला के इसमें इतनी ही बात है जो आपके लिए, वैसे अगर हम बात करें पीसीएस के हिसाब से या आरओ मेंस के हिसाब से वन लाइनर में, तो इतना कुछ आपको मिलेगा नहीं। आगे क्या है, आरबीआई ने $5 बिलियन रुपया सेल स्वैप करने की घोषणा की है। रुपया सेल स्वैप की घोषणा की है, कितना? $5 बिलियन। अब देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक इंडिया ने दिसंबर 2025 में 1 ट्रिलियन की ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ खरीद और $5 बिलियन रुपया स्वैप की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? ये जो रुपए की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के कारण बैंकिंग प्रणाली में पैदा हुई नकदी की कमी को दूर करना है, ठीक है। मतलब नकदी का संकट आ रहा है तो उस चक्कर में ये ओएमओ हो रहा है, ठीक है। ये जो डॉलर रुपया स्वैप हो रहा है, ओएमओ हो रहा है, क्यों? नकदी की कमी है इस चक्कर में। तो यहाँ पर देखते हैं, ओएमओ के तहत क्या होता है कि आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीद कर सिस्टम में नकदी डालता है, जिससे ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और बैंकिंग क्षेत्र को सस्ती फंडिंग मिलती है। इसके तहत क्या होता है, जैसे मान लो एसबीआई के पास क्या है, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई इनसे कहेगा ये तुम मुझे दे दो और इसके बदले हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं। तो जब इनके पास रुपया आ जाएगा तो भाई ये ब्याज भी तो सस्ता देंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, यानी मार्केट में क्या होगा? मनी फ्लो बढ़ेगा। तो इसलिए ये खरीद रहा है, ठीक है। रुपए के 90 प्रति डॉलर से ऊपर जाने पर डॉलर मांग बढ़ने, विदेशी निकासी, कॉल मनी रेट और ट्रेजरी यील्ड, ठीक है, में उछाल जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तो ये देख लीजिए कि अगर रुपया जो है, ठीक है, रुपए के 90 प्रति डॉलर से ऊपर जाने पर अगर रुपए का मूल्य गिर रहा है तो उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो विदेशी निकासी होती है, मतलब जो विदेश के लोग यहाँ पैसा जमा करते हैं वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। कॉल मनी रेट यानी तरलता के लिए कम अवधि के लिए उधार मिलता है ना, कम अवधि के लिए उधार देते हैं। और ट्रेजरी यील्ड, सरकार द्वारा जो जारी सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेशक को मिलने वाली ब्याज, ठीक है, इसमें उछाल जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तो क्या होता है? विदेशी निकासी होती है, कॉल मनी रेट की समस्या आती है और जो ट्रेजरी यील्ड है इसकी समस्या आती है, जिन्हें ओएमओ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो समस्याएं अनेक हैं, जिसका इलाज क्या है? खुला बाजार परिचालन। यहाँ पर हमने देखा कि ओएमओ के तहत क्या करता है कि आरबीआई सरकारी जो बॉन्ड है उन्हें खरीदता है और सिस्टम में नकदी प्रवाहित करता है, यानी मनी फ्लो बढ़ाता है, ठीक है। रेपो जहां अल्पकालिक तरलता समायोजन का साधन है, अल्पकालिक मतलब ये लगभग 14 दिन का होता है, ठीक है, अल्पकालिक हो गया। वही ओएमओ लंबे समय के लिए स्थायी नकदी प्रदान करता है।
सेल स्वैप का मुख्य लक्ष्य रुपये को स्थिर करना है और तरलता प्रबंधन का समर्थन करना है। डॉलर रुपया सेल स्वैप एक विदेशी मुद्रा लेन देन है जिसमें बैंक भारतीय रुपए के बदले आरबीआई को अमेरिकी डॉलर बेचते हैं। तो याद रखिएगा बैंक, ठीक है, बैंक क्या करते हैं, भारतीय रुपए के बदले आरबीआई को क्या देते हैं, अमेरिकी डॉलर देते हैं। याद रखिएगा डॉलर रुपया सेल स्वैप यही है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कम महंगाई और अधिक ग्रोथ के गोल्डीलॉक्स दौर में है, ये देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स फेज में है जहां तेज विकास दर, नियंत्रित महंगाई और स्थिर नीतियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप ये एक सकारात्मक मतलब सकारात्मक जो अगर लिखना हो कुछ, जैसे निष्कर्ष लिखना हो या कोई पॉइंट लिखना हो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि भाई ग्रोथ रेट ज़्यादा है, महंगाई नियंत्रित है और स्थिर नीतियाँ, सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें हैं वो गड़बड़ है, उसके बाद भी भारत जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अर्थव्यवस्था के गोल्डीलॉक्स फेज में पहुंचने के पीछे मुख्य कारण क्या है, लगातार गिरती मुद्रास्फीति जो 3 वर्षों से कम हो रही है और वर्तमान में सिर्फ 2.2% पर है। यही सारी चीज़ें हैं, मजबूत जीडीपी है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है रुपए के 5% से अधिक कमजोर होने और 90 प्रति डॉलर पार करने के बावजूद, मतलब अभी जो $1 है वो 90 रुपये का है ना। विशेषज्ञ इसे चिंताजनक नहीं मानते क्योंकि यह दबाव घरेलू कमजोरी नहीं बल्कि वैश्विक डॉलर की मजबूती से जुड़ा है। मतलब डॉलर जो है ग्लोबली मजबूत हो रहा है। जो आजकल आप पूरा देख रहे हो, ये एक टर्म आया था पेट्रो डॉलर, है ना। तो उन सारी चीज़ों की वजह से डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो उसके बियॉन्ड जो मुद्राएं हैं और देशों की जो मुद्राएं हैं उनका रेट गिर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना रिपोर्ट जारी की है। अब ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें कुछ है नहीं, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी हम इसको छोड़ देते हैं। फिर 2024-25 में देश में कृषिगत उत्पादन के अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, नीचे एक टेबल बनी है, हम वहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 2024-25 में जो उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का वो देखते हैं। जैसे कुल खाद्यान्न कितना हुआ है, 3577.32, ठीक है, यानी 357.73 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है कुल खाद्यान्न का 2024-25 में। कितना, 357.73 मिलियन टन, ये याद रखना है आपने। चावल की अगर हम बात करें तो 1501.84 लाख मीट्रिक टन हुआ है, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हुआ है। गेहूं 1179.45 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड हुआ है। श्री अन्न की बात करें तो 185.92 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। तो कुल मिला के जो खास जैसे कुल याद कर लो, चावल गेहूं हो गया, श्री अन्न पर ज़्यादा फोकस रहता है, और कुल दाल उत्पादन, तो कुल दाल उत्पादन कितना हुआ है, 256.83 लाख मीट्रिक टन। अगर ये आंकड़े याद रहें तब तो ठीक है, ना याद रहें तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा बस 2-4 बार देखोगे तो वहाँ पर ऑप्शन अगर आएगा तो मैच हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, निर्यातकों के लिए एक ऋण गारंटी योजना लाई गई है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता के लिए निर्यातों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, अच्छी बात है। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर CGSE को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री ने, कब, 12 नवंबर 2025 को, ठीक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी NCGTC द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी MLI को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा। यानी क्या किया जाएगा, ये जो NCGTC ये कंपनी है, ठीक है, इसके द्वारा ये जो ऋण संस्थान है MLI सॉरी, इन्हें 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। कितना, 100%, ताकि जो पात्र निर्यातक हैं जिनमें MSME भी शामिल है को 20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सके। कितना, 20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं दी जा सके। अब इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो कौन कर रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी NCGTC, और उसके माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से कौन कर रहा है कार्यान्वयन, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि भाई एक्सपोर्टर के लिए है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच के लिए समर्थ योजना। अब समर्थ योजना की बात कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2025 को 4,531 करोड़ रुपए की बाजार पहुंच समर्थन योजना शुरू की गई है। यह योजना सरकार के 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। वर्ष 2025 से 31 के बीच इस योजना पर कितना, 4,531 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये कुल मिला के 6 साल तक योजना चलेगी, समर्थ बाजार पहुंच समर्थन योजना, ठीक है। इसमें इतना ही है, कुछ खास है नहीं।
फिर विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जो रबी उपज है उसके लिए समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा हुई है 1 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पर हम इतना सब छोड़ देते हैं, ये जो कहानी लिखी है यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये जो टेबल बनी है, तो गेहूं के लिए, ठीक है, गेहूं के लिए जो एमएसपी घोषित किया गया कितना है 2585, 160 की बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले साल का दिया हुआ है, ये 2026-27 का है, ये 2025-26 का है। इससे तुलना की गई है और बताया गया कि कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। तो गेहूं का जो अभी एमएसपी है वो कितना है 2585 है और 160 की बढ़ोतरी हुई है। जौ की अगर हम बात करें तो 2150, पिछले साल कितना था 1980, 170 की बढ़ोतरी है। चना का जो एमएसपी है वो 5875 है, मसूर का एमएसपी 7000 है और रेपसीड एवं सरसों का 6200 है। सैफ्लावर यानी कुसुम का कितना है 6540। तो जो रबी उपजों के लिए जो एमएसपी जारी हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा एमएसपी मूल्य किसका है, वो है मसूर का। ठीक है, मसूर का कितना एमएसपी 7000 है। और अगर हम बात करें कि पिछले साल से अगर हम तुलना करेंगे कि किसके मूल्य में या किस में जो है मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, एमएसपी जो बढ़ाया गया है, तो 600 रुपये की वृद्धि हुई है किसमें, सैफ्लावर या कुसुम में। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा के बीच व्यापार समझौता लागू हुआ है। तो 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता टेपा पर 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किया गया। भारत व यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हस्ताक्षरित यह समझौता यानी टेपा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। ठीक है, अब ये जो 4 देशों के साथ लागू हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा, ये किन देशों में, तो ये 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के जो सदस्य हैं वो कौन है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनका नाम याद रखिएगा, इनके साथ जो है ये लागू हुआ है। ठीक है, तो ये 4 देश आपने याद रखने हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। समझौते के तहत भारत को इफ्टा EFTA, ठीक है, इफ्टा से 15 वर्ष में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। 15 वर्ष में कितना, 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है समझौते के तहत। फिर इससे पूर्व भारत ने जुलाई 2025 में यूके के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापक समझौता यानी सीटा किया था, वो चेकर्स में है ना, चेकर्स स्टेट में। तो ये आपको ध्यान होगा, हमने कल ही उसको कवर किया था। अगला क्या है, 2025-26 की पहली छमाही भारत का विदेशी व्यापार, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं। और फिर अगर हम बात करें तो ये टेबल यहाँ पर दी है कि वस्तुगत व्यापार यानी अगर हम बात करें मर्चेंडाइज, अगर हम वस्तुगत व्यापार की बात करें तो जो एक्सपोर्ट रहा है, ठीक है, ये 2025-26 में ही सीधे देखेंगे, एक्सपोर्ट जो रहा है वो 220.12 रहा है। ठीक, फिर अरब डॉलर ये यहाँ पर दिया भी है कि ये अरब डॉलर में है राशि। तो ये निर्यात कितना रहा है 220.12, ठीक है, अरब डॉलर। आयात कितना रहा है यानी हमने इंपोर्ट कितना किया है, ये 375.11, ठीक है, ये हमने अरब डॉलर का आयात किया है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमें कुल जो हुआ है व्यापार घाटा हुआ है 154.98। व्यापार घाटा कैसे होता है, जब हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई हमने आयात जो है वो ज़्यादा किया है जबकि निर्यात हमने कम किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर सेवाओं के व्यापार की बात करें तो सेवाओं का जो निर्यात है वो कितना 193.18 और आयात भुगतान 97.68। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें सेवाओं में क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें अधिशेष दिखेगा। तो अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे यानी वस्तुओं और सेवाओं को अगर हम जोड़ दें तो वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल निर्यात है वो 413.30 है, यानी निर्यात कितना है 413.30 और आयात कितना हमने किया है 472.79 का। लेकिन अगर व्यापार शेष की बात करें तो व्यापार शेष जो मैंने बताया कि जब आयात ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमारा माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है मतलब हम घाटे में हैं क्योंकि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कितना है 59.48 है। बाकी इस टेबल से आपके लिए कोई क्वेश्चन बनने वाला फिलहाल तो नहीं है। अगर आपको लग रहा हो तो आप देख सकते हैं क्योंकि आपने PYQ देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन कभी फिलहाल पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि भारत जो है वो अभी मतलब निर्यात ज़्यादा कर रहा है, आयात कम कर रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज बन जाए तो थोड़ा आपके साथ डेटा सामने है वो टैली कर लीजिएगा। अगला क्या है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के 28 राज्यों के कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कैग, इसने पहली डिकेडल रिपोर्ट में बताया कि भारत के जो 28 राज्य हैं उनका कुल सार्वजनिक ऋण 2013-14 में कितना था 17.57 लाख करोड़ था। ठीक है, 2013-14 में जो कुल सार्वजनिक ऋण था भारत के 28 राज्यों का वो 17.57 लाख करोड़ था। लेकिन अभी कितना हो गया है 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, कितना
59.60 लाख करोड़ हो गया है, अर्थात 3.39 गुना वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर राज्यवार उच्चतम ऋण दर की बात की गई है, ठीक है, कि किस राज्य का जो है ऋण दर उच्चतम है। तो नंबर 1 पर पंजाब आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा और फिर पश्चिम बंगाल। यानी पंजाब, नागालैंड और पश्चिम बंगाल की ऋण दर जो है वो उच्चतम है, सबसे ऊंची है। और जो सबसे कम है वो उड़ीसा की, महाराष्ट्र की और गुजरात की है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। ऋण के स्रोत क्या है भाई? सार्वजनिक ऋण में बाजार से ब्रांड या सिक्योरिटी हो गया, ये ब्रांड नहीं बॉन्ड होगा, ठीक है, बॉन्ड। फिर बैंक, LIC, नाबार्ड से ऋण मिल गया, RBI से जो अग्रिम अर्थोपाय हो गया उससे ये सब ले लिया। उसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता आदि शामिल कोविड काल में GSDP में गिरावट, पूंजीगत व्यय में वृद्धि का प्रभाव है। तो ये सारे स्रोत बताएं कि इस वजह से इनका ऋण बढ़ा है। अब यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा कि भाई सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, तो सार्वजनिक ऋण के घटक क्या है पूछ सकता है। तो जैसे प्रतिभूतियाँ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी हो गई वो क्या है, सार्वजनिक ऋण का घटक है। जो ट्रेजरी बिल आपने पढ़े होंगे ये भी घटक है, बॉन्ड जो है ये भी घटक है, तथा SBI और अन्य बैंकों से जो ऋण लेते हैं ये भी सार्वजनिक ऋण का घटक है। अगर आप किसी बैंक मतलब बैंकों से जो राज्य है वो बैंकों से ऋण ले रहा, वो काहे में आएगा, सार्वजनिक ऋण में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्या है, गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग। ये क्या है, गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग का मतलब है ऋण सिर्फ निवेश या पूंजीगत निर्माण के लिए होना चाहिए। मतलब या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, जैसे आप अगर लोन लेते हो तो उससे इन्वेस्ट, या घर बनवा रहे हो तो वो हो जाएगा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे ज़मीन खरीद रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। पूंजीगत क्या हो गया, जैसे आप मकान बनवा रहे हो तो वो भी आपका पूंजीगत निर्माण हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए। ये नहीं कि जूता खरीदने के लिए लोन ले लिया, मोबाइल खरीदने के लिए लोन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग, मतलब राज्यों को जो अपना ऋण लेना चाहिए वो निवेश या पूंजीगत निर्माण पर खर्चा करना चाहिए, ना कि ब्ला 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 जहाँ खर्चा हो रहा हो। अगला क्या है, भारत का विदेशी ऋण, ठीक है। 30 सितंबर 2025 को रिजर्व बैंक द्वारा भारत पर विदेशी ऋण पर जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 के अंत में भारत का जो कुल विदेशी ऋण है वो कितना है, 747.2 अरब डॉलर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भाई ये लेटेस्ट डेटा जून 2025 तक का है और इसमें बताया गया है जो भारत का विदेशी ऋण है, ये डेटा ऐसे याद रखना, 747.2 अरब डॉलर है, ठीक है। भारत का जो विदेशी ऋण है जून 2025 तक कितना है, 747.2 अरब डॉलर। फिर जून 2025 के अंत में भारत पर 747.2 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी देश जो ऋण लेगा वो दीर्घकाल वाला लेगा, लॉन्ग टर्म वाला लोन लेगा, ना कि शॉर्ट टर्म वाला। तो भारत पर भाई लॉन्ग टर्म वाला लोन ज़्यादा है, 611.7 अरब डॉलर, और जो शॉर्ट टर्म वाला है वो कितना है, 135.4 अरब डॉलर। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना कि सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर आप लोन लोगे तो लंबे टाइम वाला लोगे। कोई देश जो लोन लेता है वो लंबे टाइम के लिए लेगा, तो इतनी ही बात है। जून 2025 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 81.9% भाग दीर्घकालिक ऋणों का, यहाँ पर रुपए में बता दिया, अब यहाँ पर परसेंटेज के रूप में बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा विदेशी ऋण है, ठीक है, वो सर्वाधिक किस मुद्रा में है, तो सर्वाधिक 53.8% जो भाग है वो डॉलर में है। मतलब जो हमने सबसे ज़्यादा ऋण लिया है वो किस मुद्रा में लिया है, तो डॉलर में लिया है, नंबर 1 पर। दूसरा हमने भारतीय रुपए में, नंबर 2 पर भारतीय रुपए में ऋण लिया है, नंबर 3 पर येन आ जाएगा, नंबर 4 SDR और नंबर 5 यूरो में, ठीक है। तो हमने सबसे ज़्यादा जो ऋण लिया है वो किस मुद्रा में लिया है, डॉलर में, उसके बाद भारतीय रुपए में, नंबर 3 पर हमने लिया है येन में, फिर SDR में और फिर यूरो में। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो PDF आपके पास होगी। काम की चीज़ यहीं पर थी कि भाई 747.2, बाकी भारत ने किस मुद्रा में सबसे ज़्यादा ऋण लिया है, तो यह ध्यान रखिएगा, ये डॉलर में है ना। अगला है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ हो गया है, तो अच्छी बात है, रिबन कट गया है। दाल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ये जो मिशन हुआ है, ये क्यों हुआ है कि दाल उत्पादन में हमको बढ़ोतरी करनी है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी बात की गई थी, ठीक है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये जो है इसकी ये 6 वर्ष का मिशन था और इसकी जो घोषणा हुई थी या शुभारंभ जो है, बात किसमें की गई थी, केंद्रीय बजट 2025-26 में इस मिशन की घोषणा की गई थी। और अब अगर हम बात करें कि इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो 11 अक्टूबर 2025 को हुआ है इसका शुभारंभ। तो घोषणा और शुभारंभ में थोड़ा सा अंतर याद रखना कि भाई ये जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है इसकी घोषणा कब हुई थी, केंद्रीय बजट 2025-26 में, लेकिन इस मिशन का शुभारंभ कब हुआ है, मतलब ये योजना कब से शुरू हुई है, तो ये 11 अक्टूबर से, ठीक है, 11 अक्टूबर 2025 से योजना शुरू हुई है और 6 वर्ष की योजना है, ठीक है। तो 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 2025-26 से
2030-31 तक योजना चलेगी, यानी 2025 से 2031 6 साल हो जाएंगे और 11,440 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य है दलहन खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करना, दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना तथा उत्पादकता को 1130 किलोग्राम हेक्टेयर तक बढ़ाना है। तो ये इसका लक्ष्य है, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं। फिर है मध्य प्रदेश के धार में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास हुआ है। तो यहाँ पर पहले वन लाइनर फॉर्म में आपने देखना है कि ये जो भारत का पहला पीएम मित्र पार्क है, इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क तो मध्य प्रदेश के धार में। ठीक है, कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के धार में। तो वस्त्र उद्योग, तो ये जो कुल मिला के ये जो आप मित्र पार्क देख रहे हो, ये किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो वस्त्र उद्योग है, इसके बहुमुखी विकास के लिए 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्कों के पहले बहुप्रतीक्षित पीएम मित्र, इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, यानी पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर स्थित भैंसोला गांव में किया गया है। अगर नाम आ जाए, ठीक है, तो ये जो भाई कपड़े के लिए बनाया गया है पीएम मित्र पार्क, तो भैंसा, ठीक है, भैंसोला गांव कहाँ है, धार जिले में। अगर और अंदर पूछ लें तो मध्य प्रदेश में। इतना ध्यान रखना है कि ये जो भारत का पहला पीएम मित्र पार्क है, इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है भैंसोला गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये किस लिए है पीएम मित्र पार्क, तो वस्त्र उद्योग का बहुमुखी विकास करना है। तो देख लेते हैं अब इसका जो उद्देश्य है, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो पीएम मित्र पार्क अगर योजना ही पूछ ली जाए तो 5F विजन पर काम करती है। 5F, ठीक है, फॉर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन पर आधारित ये हैं। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा कि लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इन निवेशों से यार्न, फैब्रिक और गारमेंट उत्पादन की संपूर्ण वैल्यू चेन यहीं विकसित होगी। फिर अब ये जो 7 पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं, इनकी स्थापना, इनकी घोषणा कब की गई थी, 2023 में की गई थी। ठीक है, तो 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की घोषणा कब की गई थी, 2023 में। अभी जो पहला का शिलान्यास हुआ है वो कहाँ हुआ है, भैंसोला गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। बाकी के जो 6 बनेंगे वो देख लीजिए। विरुद्धनगर, विरुद्धनगर कहाँ है, तमिलनाडु में। वारंगल, तेलंगाना। नवसारी, गुजरात। कलबुर्गी, कर्नाटक। और धार, जहाँ पर अभी पहला शिलान्यास हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगा, लखनऊ में, तथा महाराष्ट्र में अमरावती। तो हो सकता है ये मिलाने को पूछ ले, या आपने ध्यान रखना कि भाई कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र में ये 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे, जिनकी घोषणा कब हुई थी, 2023 में। और इसमें से पहले का शिलान्यास हो चुका है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क है भैंसोला गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर भारत के सबसे धनी 100 लोगों की फोर्ब्स सूची जारी हुई है। तो फोर्ब्स पत्रिका है, इसने बताया कि भारत के सबसे धनी 100 व्यक्तियों की वर्ष 2025 की सूची 8 अक्टूबर को जारी की। इसमें बताया कि भाई जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, देश के सबसे अमीर व्यक्ति, फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी हुई है उसमें बताया गया है जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है, मुकेश भाई। ठीक है, मुकेश अंबानी नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी नंबर 2 पर है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल का है। ठीक, तो तीसरा स्थान है सावित्री जिंदल का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको है नहीं, आपने इतना याद रखना, पहला दूसरा तीसरा। पहले पर मुकेश अंबानी है, ये जो फोर्ब्स पत्रिका है उसने निकाला है। ठीक है, नंबर 1 पर मुकेश अंबानी, नंबर 2 पर अडानी और नंबर 3 पर है सावित्री जिंदल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर 3 और जो नाम आए हैं, मतलब पहली बार ये शामिल हुए हैं। अगर आपको देखना हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिए हुए हैं, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। हालांकि अगर आप टॉप 3 याद रखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर देख लेते हैं विपणन वर्ष 2025-26 में चीनी उत्पादन। तो चीनी विपणन वर्ष 2025-26 में कहा गया है कि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, मतलब बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है। ठीक है, फिर इसमें आगे बताया कि इस्मा के अनुसार 3 प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अच्छा उत्पादन हुआ, इसलिए जो है चीनी की उपलब्धता इस वर्ष देश में अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर इस्मा, अब इस्मा का मतलब क्या है, ठीक है, इस्मा का मतलब है इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, पर इसका मतलब यही है कि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इस्मा के आकलन में चीनी वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 13 मिलियन टन,
उत्तर प्रदेश में 10.32 मिलियन टन और कर्नाटक में 6.35 मिलियन टन अनुमानित है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई ISMA मतलब इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अनुसार 2025-26 में जो चीनी का उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। ये दिख रहा है आपको 13 मिलियन टन। उसके बाद हुआ है उत्तर प्रदेश में और फिर हुआ है कर्नाटक में। तो ये ISMA के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला है रूसी कंपनी और HAL के बीच यात्री विमान निर्माण के लिए समझौता हुआ है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रूसी कंपनी और HAL के बीच किसके लिए? यात्री विमान निर्माण। ठीक है, ये जो पैसेंजर वाले होते हैं जिसमें यात्री बैठेंगे उन विमान के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो नैरो बॉडी SJ-100 यात्री विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन UAC के सहयोग से किया जाएगा। ये जो विमान है इनका नाम क्या है? नैरो बॉडी SJ-100। ठीक है, नाम क्या है? नैरो बॉडी SJ-100 जो यात्री विमान है इनका निर्माण कौन कर रहा है? HAL कर रही है और इसके साथ ही एक रूसी कंपनी है UAC। फिर इसमें कहा है कि यह पहली बार होगा जब पूर्णतः यात्री विमानों का निर्माण भारत से किया जाएगा। ठीक है, SJ-100 यात्री विमानों का उपयोग कम दूरी की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। मतलब अलीगढ़ से उड़ा और कहाँ? इलाहाबाद के लिए या प्रयागराज के लिए। ठीक है, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो SJ-100 यात्री विमान है इसके निर्माण के लिए समझौता हुआ किसके बीच में? HAL और एक रूसी कंपनी है जिसका नाम क्या है? UAC। ठीक है, HAL और UAC के बीच में समझौता हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं। GDP आकलन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी आकलनों के लिए यानी नेशनल इनकम, ठीक है, इसके लिए जो नया आधार वर्ष है वो 2022-23 होगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, GDP के साथ साथ जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP का आधार वर्ष भी 2022-23 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो वर्तमान में क्या है? 2012 है, वो भी 2024 किया जाना प्रस्तावित है। बाकी GDP का आकलन वर्ष 2022-23 किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो GDP आकलन हेतु नए आधार वर्ष के निर्धारण हेतु एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विश्वनाथ गोलदार थे। ये आपको ध्यान रखना है कि GDP आकलन के आधार वर्ष के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, मतलब कैसे कौन सा आधार वर्ष रखना है उसके निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी तो वो है विश्वनाथ गोलदार कमेटी। फिर अगला है 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपी हैं। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 17 नवंबर 2025 को सौंप दी हैं। कब सौंपी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ था। फिर अगर हम बात करें तो 2026-27 से शुरू होने वाले यानी ये जो 16वें वित्त आयोग है इसका कार्यकाल या इसकी जो रिपोर्ट है 2026-27 से इसकी शुरू होंगी। ठीक है, 2026-27 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। कि आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया था, बाद में 1 महीना बढ़ा दिया गया और 30 नवंबर 2025 तक की समयावधि में बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बाकी इनकी जो मतलब ये जो आयोग है इसमें सदस्य कौन है? तो श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, उसके अलावा डॉक्टर सौम्यकांति घोष हैं, T रवि हैं, ठीक है, और ऋत्विक पांडे, ये सारे लोग हैं इसमें। फिर अनुच्छेद 281 के तहत संसद में जो वित्त मंत्री, ठीक है, जो वित्त आयोग रिपोर्ट देगा वो वित्त मंत्री अनुच्छेद 281 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी। मतलब पहले क्या करेगा वित्त मंत्री, मतलब वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है तो अनुच्छेद 281 के तहत वित्त मंत्री उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगा, फिर वो सार्वजनिक की जाएगी। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली हैं, 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से इनकी सिफारिशें 5 वर्षों की अवधि यानी 2026-27 से 2030-31 के लिए लागू की जाएंगी, जो इनका कार्यकाल है। फिर अगला टॉपिक है 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये जो 8वां वेतन आयोग बना है यहाँ पर बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ये जो वेतन आयोग बना है 8वां, इसमें 1 अध्यक्ष होगा, 1 सदस्य अंशकालिक व 1 सदस्य सचिव शामिल होंगे। ठीक है, ये जो 8वां वेतन आयोग बनाया गया इसमें बताया गया 1 अध्यक्ष होगा, 1 सदस्य होगा अंशकाल के लिए और 1 सदस्य सचिव शामिल होगा। तो ये जो 8वां वेतन आयोग है इनकी अध्यक्ष कौन बनाई गए हैं? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये याद रखिएगा।
बाकी प्रोफेसर पुलक घोष जो हैं वो 8वें वेतन आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, गठन के 18 माह के भीतर जो है यह अपनी रिपोर्ट देगा या प्रस्तुत करेगा ये रिपोर्ट। ठीक है, फिर इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाना अपेक्षित है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो 8वें वेतन आयोग है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, रंजना प्रकाश देसाई को। अंशकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष, और अगर हम सदस्य सचिव की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव हैं पंकज जैन। ठीक है, फिर 2025 में दुनिया की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां 2025 में, तो हम सारी चीज़ें कहानी छोड़े यहाँ पर देख लेते हैं। दुनिया की शीर्ष 8 सबसे मूल्यवान कंपनियां बताई गई हैं, वो कौन है? तो नंबर 1 पर एनवीडिया है। ठीक है, एनवीडिया अमेरिका की है। नंबर 2 पर माइक्रोसॉफ्ट है। नंबर 3 पर एप्पल है अमेरिका की। नंबर 4 पर अल्फ़ाबेट यानी गूगल। ठीक है, नंबर 5 पर है अमेजन। तो आप 5 याद रखो कि दुनिया की शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान कंपनियां। नंबर 1 पर एनवीडिया, नंबर 2 पर माइक्रोसॉफ्ट, 3 पर एप्पल, 4 पर गूगल और 5 पर अमेजन। ठीक है, फिर भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच एफटीए 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। किसके बीच में? भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच में। ठीक है, वो जो हमने ऊपर देखा था, ये जो इफ्टा में थी, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचटेनस्टाइन, ये लिक नहीं है, ये लिचटेनस्टाइन है, इनके बीच समझो ये इफ्टा हुआ था भारत और इन 4 देशों के बीच में। ठीक है, ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया। आपको ये याद रखना है कि इफ्टा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? जियो पेमेंट लिमिटेड का सेविंग्स प्रो। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। हालांकि ये नहीं पूछेगा कि किसका रेट घटेगा किसका नहीं घटेगा, ये पूछ सकता है कि इफ्टा में कौन जो देश है वो शामिल है। ठीक है, या ये इनके बीच जो एफटीए है वो कब से लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 2025 से इनके बीच लागू हुआ है। फिर है जियो पेमेंट लिमिटेड का सेविंग्स प्रो नामक भारत का पहला स्वतः म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता है। तो यहाँ पर इतना ही देख लो भाई कि जियो पेमेंट लिमिटेड का सेविंग्स प्रो नामक भारत का पहला स्वतः म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता। ठीक है, इतना ही है, बाकी बेकार क्वेश्चन है, मतलब का है ही नहीं है। आगे क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहन 200 अरब डॉलर के अवसर का लाभ नामक रिपोर्ट। अब ये टोटली मेंस, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है। कैसे है देख लीजिए। अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अब ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। क्या है? अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर बताया गया कि भारत ने 2000, अगर ईवी से रिलेटेड कोई सवाल लिखना हो तो ये इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है। इसमें बताया गया कि भारत ने 2016 में ईवी बिक्री की शुरुआत की थी। 50,000 वाहन बिके थे 2016 में, और अब जो है 2.08 मिलियन तक पहुँच गई है 2024 तक। ठीक है, फिर 200 अरब डॉलर का अवसर, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। आर्थिक संभावना, भारत ईवी संक्रमण के माध्यम से 2035 तक 200 अरब डॉलर का आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकता है। ये बताया गया भाई ईवी से क्या क्या अवसर हैं। ठीक है, 200 अरब डॉलर का अवसर क्या क्या है। इससे तेल आयात में बचत होगी। भाई ईवी लोगे तो पेट्रोल डीजल नहीं डलाओगे तो तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा। रोजगार सृजन होगा। ठीक है, जितने ईवी स्टेशन बनेंगे और यही सारी चीज़ें हैं। 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। ईवी अपनाने में चुनौतियां क्या हैं? एक तो ऊंची प्रारंभिक लागत है, वित्तीय पहुंच की कमी है, मतलब एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र के लिए कठिन है। चार्जिंग ढांचे में कमी है, दूर दूर तक स्टेशन, मतलब कहीं अब देश में अभी केवल 25,000 चार्जिंग स्टेशन है। तो ये सिंपल आपको दिख रहा होगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है। ठीक है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसाइकलिंग की कमी है। राज्य नीतियों में असमानता है, मतलब किसी राज्य में कोई नीति है और किसी राज्य में कोई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्या है? दुनिया के शीर्ष 50 नाश्ते की सूची में भारतीय उपमा 43वें स्थान पर है। तो भारतीय उपमा किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष 50 नाश्ते की सूची में उपमा जो है वो 43वें स्थान पर है। तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है इंडोनेशिया का बुबुर आयाम व्यंजन। याद रखिएगा, नंबर 1 पर कौन है? बुबुर आयाम व्यंजन है। और भारत की अगर हम बात करें तो 43वें स्थान पर उपमा है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो फूड गाइड टेस्ट एटलस ने जारी की है। ठीक है, अब ये दुनिया भर की कहानी नहीं पूछेंगे, नहीं तो आयोग बनाते टाइम खुद उपमा खा लेगा। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च वाली डेट आपने ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई है। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्ष देश के 100 ऐसे कृषि जिलों में लागू की जा रही है जो उत्पादन, फसल विविधता और ऋण वितरण के मामले में कमजोर हैं। तो कहाँ ये 100 जिलों में लागू की जाएगी जो उत्पादन, फसल विविधता और ऋण वितरण के मामले में कमजोर हैं। 2025-26 से शुरू हुई है और 6 वर्ष तक ये चलेगी। ठीक है, बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा आपने इग्नोर कर देना है। 36 योजनाओं को 11 मंत्रालयों के माध्यम से समन्वय के साथ जमीन पर लागू होगी। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय योजना तैयार की गई है जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई जिला धन धान्य समिति तैयार करेगी। तो ये जो जिला धन धान्य समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जिलाधिकारी करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब बात करें, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य किसान योजना है, क्या है? धन धान्य कृषि योजना है। ये 2018 में शुरू हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर डिजाइन किया गया है जिसने 112 पिछड़े जिलों में प्रभावी सुधार किए हैं। तो ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना है कब शुरू हुई थी? 2018 में। आपको यहाँ से एक और फैक्ट मिल जाता है। फिर यहाँ पर बताया गया है ये जो योजना है, ये जो शुरू की गई है धन धान्य कृषि योजना, इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ानी है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित करना, सिंचाई की सुविधा मजबूत करना और किसानों को आसान कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। तो अगर ये मेंस में आ जाए तो ये वाले उद्देश्य बता देना। ठीक है, अगला क्या है? महाराष्ट्र और असम में 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना। तो हो सकता है पूछ ले कि हाल ही में मतलब किन राज्यों में 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना की जाएगी? तो महाराष्ट्र और असम में। ठीक है, 2018 में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पहले ही गलियारा बना दिए गए हैं। बाकी महाराष्ट्र गलियारा में प्रस्तावित 3 औद्योगिक क्लस्टर, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे, नासिक, धुले, नागपुर, ये क्लस्टर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये आपसे इतना पूछ सकते हैं कि हाल ही में 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना किन राज्यों में की जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र और असम में। जो पहले से 2 रक्षा गलियारे हैं 2018 में शुरू हुए थे, एक उत्तर प्रदेश में और ये तमिलनाडु में। तो वर्तमान में जो कार्यशील गलियारे हैं उसमें उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा नोट्स है। इसमें कौन से जिले शामिल हैं? देखो, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, चित्रकूट है, अलीगढ़ है, आगरा है। तो लखनऊ, ये जो उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा नोट्स है, इसमें 6 जिले हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु रक्षा गलियारा नोट्स में चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगला टॉपिक है उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 12 अगस्त 2025 को उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए 4,600 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी मिली है। तो अब देख लेते हैं, ये परियोजनाएं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित की जाएंगी जिससे स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की कुल संख्या 6 राज्यों में 10 हो जाएगी। ठीक है, ये जो 4 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहली क्या है? 6M। ठीक है, क्या है? 6M प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ? उड़ीसा में। तो क्लास 6 वेफर फैब लिमिटेड, यूके, इंफो वैली, भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और यह भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगा। तो भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब कहाँ ये स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक द्वारा स्थापित दूसरी परियोजना ओडिशा में वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट सुविधा का निर्माण करेगी। ठीक है, ये एक तो हो जाएगी 6M प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा में, दूसरी 3D ग्लास सॉल्यूशंस, ये भी उड़ीसा में। फिर है एडवांस सिस्टम इन पैकेज। ठीक है, ASIP टेक्नोलॉजीज, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी दक्षिण कोरिया के साथ। मतलब जो आंध्र प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर वाली आ रही है, ठीक है, परियोजना, ये इसमें दक्षिण कोरिया सहयोग कर रहा है। फिर है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CDIL पंजाब के मोहाली में, ये ब्राउनफील्ड विस्तार है। ठीक है, आपको ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड पता होगा। ग्रीनफील्ड मतलब जो योजना एकदम नए सिरे से शुरू की जाती हैं, और ब्राउनफील्ड मतलब पहले से स्थापित है उनका रीइनोवेशन करना है। ठीक है, तो इतना अंतर होता है। अगला क्या है? IFC और HDFC कैपिटल द्वारा H ड्रीम फंड की शुरुआत हुई है। तो यहीं से देख लो पहले, ये जो H ड्रीम फंड है इसकी शुरुआत किसने की है? IFC और HDFC ने। ठीक है, तो भारत में आवास की कमी और सतत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और HDFC कैपिटल एडवाइजर्स ने मिलकर $1 अरब के
हरित सस्ते आवास कोष एच ड्रीम फंड की अगस्त 2025 में शुरुआत की है। तो पहले ये देख लो कि भाई एच ड्रीम फंड है क्या। तो ये हरित सस्ता आवास कोष है, ठीक है। क्या है? $1 अरब का हरित सस्ता आवास कोष है, जिसको आईएफसी और एचडीएफसी कैपिटल के द्वारा शुरू किया गया है। आईएफसी इसमें $150 मिलियन का एंकर निवेश करेगा। फिर यह पहल मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास इकाइयों की कमी को दूर करेगी और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो कुल मिला के अगर आपको लिखना हो, ठीक है, ये क्या करना, अगर आपको लिखना हो पीएम शहरी आवास योजना, तो उसमें अगर देना हो कि क्या क्या मतलब उपाय किए जा सकते हैं या क्या क्या हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको कोट कर सकते हो एच ड्रीम फंड। अगर प्री के हिसाब से देखो तो इतना ही याद रखना कि ये जो एच ड्रीम फंड की शुरुआत है ये किसने की है, या ये योजना क्या है, ये जो फंड है ये क्या है, ठीक है। तो आईएफसी और एचडीएफसी कैपिटल ने मिलकर जो है शुरू किया है, सॉरी। और ये $1 अरब के हरित सस्ते आवास कोष की शुरुआत कब हुई है? अगस्त 2025 में, ठीक है। ये जो 3 करोड़ आवास इकाइयों की कमी है उसको पूरा करने में मदद करेगी। अगला है कि मलेशिया राइट बैंक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। तो याद रखो पहले यहीं से, दुनिया का जो पहला एआई संचालित बैंक है वो मलेशिया का राइट बैंक है, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स के हिसाब से देखो तो इतना ही याद रखो, काम हो जाएगा कि भाई दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक कौन सा है? राइट बैंक, जो कहाँ है? मलेशिया में, ठीक है। तो 25 अगस्त 2025 को मलेशिया ने स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए दुनिया के पहले एआई संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च किया। यह पहल मलेशिया की वीटीएल द्वारा सिंगापुर की प्रौद्योगिकी कंपनी सी लिमिटेड के साथ साझेदारी में की गई है, ठीक है। राइट एप्लीकेशन वर्तमान में 3 भाषाओं बहासा, मलेशियन और अंग्रेजी में सेवा दे रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखो। बाकी क्या है, बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली बैंक है। तो इतना ध्यान रखना है भाई कि ये जो STQC, ठीक है, भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में से एक बैंक ऑफ इंडिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन STQC प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो बस यहीं पर याद रख लो कि भाई STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। ये वन लाइनर फॉर्म में ही याद रखो, बाकी इसमें बवाल ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो STQC प्रमाणन है ये पूरे भारत में सुलभ और नागरिक अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर भारत में उद्योग 4.0 को अपनाने में तेजी के लिए BSNL और NRL में समझौता हुआ है, ठीक है। क्या है कि भारत के औद्योगिक परिदृश्य को परिवर्तित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL में एक समझौता हुआ है 3 अगस्त को। इसका उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को तेजी से अपनाना है। इस समझौते के तहत BSNL और NRL मिलकर भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क यानी CNPN रिफाइनरी क्षेत्र में लागू करेंगे। कहाँ लागू करेंगे? रिफाइनरी क्षेत्र में। भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, ये कौन लागू करेगा? तो BSNL और NRL मिलकर इसको लागू करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है बस। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। तो पहले वन लाइनर में देख लो कि भाई दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन है? भारत, ठीक है। तो भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जहां 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई है। तो 24.1 करोड़ लोग अभी विमान से यात्रा कर रहे हैं 2024 के हिसाब से। इस वृद्धि के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान भी लाइक भाई मैंने क्या किया है, मुझे हर बार क्यों पीछे कर रहे हो, है ना। तो अब केवल अमेरिका, चीन, यूके और स्पेन से वह पीछे है। मतलब भारत के आगे कौन है? अमेरिका है, चीन है, यूके है और स्पेन है, और भारत आ गया है 5वें नंबर पर। फिर आगे है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र ने शीर्ष 10 व्यस्त मार्गों में प्रमुखता दिखाई है, जिसमें जेजू सियोल मार्ग पहले स्थान पर रहा। यानी जो एशिया प्रशांत मार्ग है, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इसमें सबसे जो व्यस्ततम मार्ग रहा है वो कौन है? जेजू सियोल मार्ग। फिर अगर हम बात करें IATA की यानी ईटा की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल है। तो बस इतना ही है, ऐसा कुछ नंबर इसका दिया नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि भाई जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है भारत है, और अगर हम शीर्ष 4 की बात करें विमानन बाजारों के मामले में तो नंबर 1 पर आ जाएगा अमेरिका, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा चाइना, फिर आ जाएगा ब्रिटेन और उसके बाद आ जाएगा स्पेन। भारत किस नंबर पर आएगा? भारत आ जाएगा 5वें नंबर पर, ठीक है, और पीछे किसको किया है? जापान को। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा इसने शुरू की है। तो इतना याद रखो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप बॉब ई पे पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं अगस्त 2025 में शुरू कर दी हैं,
जिससे निवासी भारतीय और एनआरआई अब सुरक्षित और रियल टाइम वैश्विक भुगतान कर सकेंगे। रियल टाइम वैश्विक भुगतान मतलब इधर से पैसा डाला और तुरंत आपके अकाउंट में जैसे आ जाता है वैसे वाला सीन। ठीक है, तो कुल मिला के याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सुविधा किसने शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और इसका जो आधिकारिक ऐप है इसका नाम क्या है? बॉब ई पे। तो अभी जो यूपीआई ग्लोबल है, यूपीआई ग्लोबल एक्सपेक्टेंस के जरिए उपयोगकर्ता 8 देशों में, कहाँ पर? मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। तो अभी जो यूपीआई है, ठीक है, एक्सेप्टेंस कहाँ है? 8 देशों में है। मॉरिशस में है, सिंगापुर में है, यूएई में है, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं, जिसमें राशि स्थानीय मुद्रा और रुपया दोनों में दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें आप करना चाहो कर लो। अगला है टाटा मोटर्स ने इटली की इवेको ग्रुप एनवी की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। तो यहाँ पर ही इतना देख लो कि भाई टाटा मोटर्स ने क्या किया है, इटली की इवेको ग्रुप एनवी की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। फिर आगे क्या है? महाराष्ट्र पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसे वन लाइनर में ही याद रखना है, बाकी कुछ खास है नहीं। भारत में आर्थिक समानता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये बोला है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो भी बोला अच्छा बोला। इसमें कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कौन सा? चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। मतलब 3 और देश होंगे जहां पर अधिक समानता है भारत से। ठीक है, तो उसमें कौन है? तो एक तो है स्लोवाक गणराज्य, नंबर 1 पर स्लोवाक गणराज्य, फिर है स्लोवेनिया और फिर है बेलारूस। के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश कौन है? भारत। गिनी इंडेक्स और वैश्विक रैंकिंग में भारत का जो गिनी सूचकांक है वो याद रखिएगा कितना है? 25.5 है। ठीक है, भारत का जो गिनी सूचकांक है वो कितना है? 25.5। ये आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, याद रखिएगा। स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक। इसने बताया कि 2011-12 में भारत में जो अत्यधिक गरीबी थी वो 16.2% थी। मतलब 2011-12 में जो भारत में गरीबी थी वो कितनी थी? 16.2%। अत्यधिक गरीबी, बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे। अब जो 2022-23 है उसमें घटकर 2.3% रह गई है। तो आप इसको आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो। अब आपने देखा भाई गिनी सूचकांक भारत का कितना है? 25.5 है, और भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। अन्य जो 3 है, तो नंबर 1 पर स्लोवाक गणराज्य आ जाएगा, नंबर 2 पर स्लोवानिया और नंबर 3 पर बेलारूस आ जाएगा। ठीक है, गिनी सूचकांक होता क्या है? तो गिनी सूचकांक एक संख्या है जो किसी देश या क्षेत्र में आय या धन की असमानता को मापता है। क्या करता है? आय या धन की असमानता को मापता है। गिनी इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर आय और संपत्ति के वितरण की समानता को मापता है। 0 से 100, 0 स्कोर पूर्ण समानता और 100 जो है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया है। तो जुलाई 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना था, ये लक्ष्य भारत ने 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। मतलब इसको 2030 तक करना था कि भाई 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना था। भारत ने क्या किया कि 5 साल पहले ही पूरा कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि भारत की आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी और कच्चे तेल के आयात में कटौती कर भारत ने 1.36 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है। साथ ही 698 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जब भारत ने ये टारगेट पूरे कर दिए हैं। तो इस हिसाब से अगला क्या है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम यानी ईपीबी की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और घरेलू चीनी व कृषि क्षेत्रों को समर्थन देना। ठीक है, तो कुल मिला के इतना ही है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि अभी भारत ने टारगेट पूरा कर लिया है। अभी पेट्रोल में एथेनॉल कितना मिलाया जा रहा है? 20%। 2030 में करना था लेकिन भारत ने 2025 में ही पूरा कर लिया। तो कुल मिला के ये जो आपका आर्थिक घटनाक्रम था ये भी पूरा हो गया है। अब आपका सिर्फ खेल घटनाक्रम बचा है, वो भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। बाकी आप जितना मिल गया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा काम आएगा।